हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारा थ्योरी देख लिया। आपने देख लिया कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आपने देख लिया आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल में आपने देखा कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो इसका मतलब आयोपैक नेम तो सेम है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस है। और जो स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस है तो उस स्टीरियो केमिस्ट्री के डिफरेंस को दिखाने के लिए आपने तीन तरह के नोमेनक्लेचर की बात किया। एक बात किया सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, एक बात किया सिन एंटी नोमेनक्लेचर, और एक बात किया इजेड नोमेनक्लेचर। तो आज हम लोग इसी पर्टिकुलर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखेंगे कि क्या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, सिन एंटी नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया है या नहीं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम बात करते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर की। चलिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि राइट द सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। चलिए सोचिए, आपके पास ये मैंने 10 मॉलिक्यूल दिए हैं और इस 10 मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। चलिए आराम से क्वेश्चन को लगाइए और सोचिए और सोचकर बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। जल्दबाजी, फिर से कह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करिएगा। आराम से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को लगाइए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आराम से बनाइए। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि कभी ए डबल बॉन्ड बी है और ए पे लगा हुआ दोनों अलग, यहाँ ए यहाँ बी, और यहाँ बी पे लगा हुआ दोनों अलग ए और बी, इसको बी और सी ले लेते हैं। तो दो सीन अगर एक तरफ है तो आपको जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, सिस। लेकिन कभी ए डबल बॉन्ड बी है और इसका दो सेम ग्रुप, यहाँ ए और ये बी भी हो सकता है, ये बी या सी भी हो सकता है। तो दो सीन अगर अपोजिट है तो हमें जो नाम देना है वो नाम देना है ट्रांस। सोचिए, तो एक जो नोमेनक्लेचर सिस ट्रांस की बात करते हैं वो कहाँ करते हैं, हम करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, हम करते हैं साइक्लो अल्केन्स में। ये कितने कार्बन की भी रिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ए, ये बी और ये आपका ए और ये बी। ठीक है, अगर दो ए एक तरफ सिस, दो ए अपोजिट ट्रांस। यहाँ अगर बात करें ए एक तरफ सिस, ये बी और ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आराम से सोचिए। सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट क्या है। सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट है कि रेस्ट्रिक्टेड एटम्स की एक तरफ अगर दो सेम एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं। रेस्ट्रिक्टेड एटम कौन से हैं, ये वाले। कौन से हैं, ये वाले। रेस्ट्रिक्टेड एटम की अगर एक तरफ दो सेम एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं तो नाम दीजिएगा सिस। और रेस्ट्रिक्टेड एटम, एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो रेस्ट्रिक्टेड एटम के अपोजिट अगर सेम एटम, ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं तो नाम क्या देना है, ट्रांस। चलिए बताइए, सोचिए सोचिए, आपके पास ये 10 क्वेश्चन हैं। आराम से लगाइए, पेपर पे लिखिए, पेपर पे लिखिए और लिखने के बाद क्वेश्चंस को लगाइए। सोचिए कौन सिस है, कौन ट्रांस है। सोचिए सोचिए, फिर से बोल रहे हैं, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर मेनली कहाँ देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, साइक्लो अल्केन में। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन चेन का भी हो सकता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर का भी हो सकता है। बस केयरफुल रहना है। अगर साइकिल के अंदर का होता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट साइकिल बनाने में 8 होना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा एटम साइकिल बनाने में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे, और जहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएगा वहाँ सिस ट्रांस की बात भी आ सकती है। सोचिए, बन गया, बना लिया। बताइए पहले का नाम क्या लिखा, पहले का नाम क्या लिखा, सिस। ये लिखा होगा कि दो मिथाइल अगर एक तरफ हैं और दो मिथाइल एक तरफ हैं तो हमें जो नाम देना है वो क्या देना है, सिस। आप यहाँ पर हाइड्रोजन जो लगा था, हाइड्रोजन लगा था, इसको भी देख के बता सकते थे कि दो हाइड्रोजन एक तरफ सिस या दो मिथाइल एक तरफ सिस। यहाँ क्या नाम लिखा है, ट्रांस। दोनों मिथाइल को देखकर बता सकते थे कि दो सेम मिथाइल अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये है क्या, ट्रांस।
इवन छुपा हुआ हाइड्रोजन भी सोच सकते थे, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, दोनों अपोजिट है, तो है क्या? ट्रांस। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए, सोचिए, हम इस Cl और CH3 को नहीं देखेंगे, हम Cl और CH3 को नहीं देखेंगे, बल्कि इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है इसको देखेंगे कि दो हाइड्रोजन, दो सेम हाइड्रोजन अगर एक तरफ है, रेस्ट्रिक्टेड एटम के एक तरफ है, तो नाम क्या देना है? सिस। याद रहेगा? यहाँ तो आप मिथाइल मिथाइल को देख सकते थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को देख सकते थे, मिथाइल मिथाइल या हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख सकते थे और बता सकते थे कि सिस है और ये ट्रांस है। लेकिन यहाँ पे चूंकि Cl है और CH3 है, तो बॉन्ड मत देखिए, क्या देखिए? सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो यहाँ दो हाइड्रोजन सेम एक तरफ, तो नाम क्या दिया? सिस। यहाँ भी आपको IBr नहीं देखना है, यहाँ IBr नहीं देखना है और इसको देखकर नहीं बताना है कि ट्रांस है। यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है H, तो इस H को देखना है और इस H को देखना है। इन दोनों H को देखकर आपको बताना है कि आपका ट्रांस है। ये तो किया होगा, ये तो किया होगा। दो सेम हाइड्रोजन अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम के अपोजिट हैं, दो सेम अगर एटम रेस्ट्रिक्टेड एटम के अपोजिट हैं, तो नाम क्या देना है? ट्रांस। गुड। चल इसमें बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है? सिस। क्योंकि दो एसिड, ठीक है, दो एसिड एक तरफ या दो हाइड्रोजन एक तरफ, कुछ भी बोल सकते हो, दो हाइड्रोजन के बेसिस पे भी, दो एसिड के बेसिस पे भी। मतलब फिर से कह रहा हूँ, एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम यहाँ CH3 एसिड कुछ भी सोच सकते हो। एटम भी H भी सोच सकते थे, DD भी सोच सकते थे, कभी T भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, I दे सकता है, Br दे सकता है। मतलब एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। तो एक तरफ सेम ग्रुप या एटम, दैट मीन्स नाम क्या देना है? सिस। ये तो बनाया होगा। यहाँ सोचिए, यहाँ सोचिए और देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर है, अगर ये डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ एंगल 120 डिग्री होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इधर होगा, यहाँ का हाइड्रोजन इधर होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर और यहाँ का हाइड्रोजन नीचे, अपोजिट। अब अल्काइल भी देख सकते थे, इधर का अल्काइल इधर, इधर का अल्काइल इधर, सेम ही तो है, तो इसका मतलब अपोजिट। तो चाहे अल्काइल को देखकर सोचें या हाइड्रोजन को देखकर सोचें, और क्या सोचें कि आपस में है क्या? ट्रांस। ये क्या है? ट्रांस। इसको ऐसे सोच सकते हो कि थोड़ी देर के लिए स्टेबल बॉन्ड को ऐसे बना दें, तो एक अल्काइल इधर है, एक अल्काइल इधर है, यही तो है, यही आगे बढ़कर रिंग बन गया है। और जब यही आगे बढ़कर रिंग बन गया है, इनडायरेक्टली ऐसा वाला स्ट्रक्चर ही तो है, और जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर है तो कहानी है क्या? ट्रांस। इसको देखो, हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन सेम, दो अल्काइल सेम, और अगर हाइड्रोजन एक तरफ हो रहा है या अल्काइल एक तरफ हो रहा है, तो इसके बेसिस में जो नाम दोगे वो नाम के दोगे? सिस। इसको थोड़ी देर देखो, तो ये डबल बॉन्ड एक अल्काइल एक तरफ वाला तो है, और जो एक तरफ वाला है तो नाम क्या देना है? सिस। ये और ये एक ही तो है। यहाँ ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का साइक्लोऑक्टेन है, और जो 8 कार्बन का साइक्लोऑक्टेन है, तो इसमें एक अल्काइल इधर, एक अल्काइल इधर, इसको डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के एक तरफ ई अल्काइल, एक तरफ ई अल्काइल। और अगर दोनों अल्काइल अपोजिट हो रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हो रहे हैं, तो ये जो नाम देना है, ये नाम क्या देना है? ट्रांस। तो अल्काइल का रेस्पेक्ट में देखो तो ये भी अल्काइल अपोजिट, हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट में देखो तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट, तो दो सेम अल्काइल अपोजिट, कहानी क्या है? ट्रांस। याद रहेगा, दो सेम अल्काइल एक तरफ, कहानी क्या है? सिस। तो 8 से ज़्यादा अगर एटम रिंग में इन्वॉल्व होगा, तब हम बात करेंगे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर की, साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड के अलोंग। यहाँ सोचिए, अब आई को भी देख के बोल सकते हो सिस है, H को भी देख के बोल सकते हो सिस है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, ये दोनों आयोडीन एक तरफ, तो ये है क्या? सिस। यही तो है। इसको देखें तो H है, OH है, F है, तो इसका OH कॉमन है, तो इन दोनों को देखें कि ये OH ऊपर है, ये OH नीचे है, और दो OH अपोजिट हैं, तो अपोजिट हैं, इसका मतलब ये है क्या? ट्रांस। यही तो होगा, OH अपोजिट, दैट मीन्स हो गया ट्रांस। बना लोगे?
बताइए, इस तरह का नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए सिस ट्रांस का लग जाएगा ना। तो सिस ट्रांस का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो फिर से बता रहे हैं कि अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम ए बी कि एक तरफ दो सेम एटम ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो नाम दीजिए सिस, और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के अगर अपोजिट सेम एटम के ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो नाम दीजिए ट्रांस। मेनली देखना कहाँ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग या साइक्लो अल्कीन के अलोंग। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन चेन का भी हो सकता है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साइकिल सिस्टम का भी हो सकता है। याद रहेगा, याद रहेगा, गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहां हम सिन एंटी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। चलिए सोचिए, आपके पास ये 5 क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि राइट सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। सोचिए, आपके पास ये 5 मॉलिक्यूल हैं, सिन एंटी नोमेनक्लेचर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। आराम सोचिए। तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको याद हो तो, कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में सबसे पहले तो हमको देखना है, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में हमें सिन एंटी नोमेनक्लेचर की बात सोचनी है। और ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आता कहाँ से है, या तो ये आता है एल्डिहाइड से या तो आता है ये कीटोन से। और अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड या अनसिमेट्रिकल कीटोन का रिएक्शन जब NH2G से कराते हैं तभी तो उससे बनने वाला कंपाउंड GI शो करेगा। यहाँ पर लगा हुआ दोनों अलग और यहाँ पर लगा हुआ दोनों अलग, दैट मीन्स GI शो करेगा। यहाँ पे पहले से ही दोनों अलग हैं, यहाँ पहले से ही दोनों अलग हैं तो GI शो करेगा। तो मैंने क्या लिखवाया होगा, मैंने लिखवाया होगा कि अगर ये एल्डिहाइड से आता है, अगर ये एल्डिहाइड से आता है तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया और इधर H और ये R, और इसी ग्रुप को देखना है कि ये H और ग्रुप अगर एक तरफ है तो आपको नाम क्या देना है, सिन। और अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर ये H और ये R और ये ग्रुप अगर इधर के साइड है तो नाम क्या देना है, एंटी। ये तो बोला है। अगर ये कीटोन से आया है तो किस R के अलोंग हम देख रहे हैं, आपको उसे स्पेसिफाई करना होता है कि R डैश के अलोंग, R डैश और G एक तरफ, तो बोलिए R डैश के अलोंग सिन है, या इसी को बोल सकते हो कि R के अलोंग ये क्या है, एंटी है। ये तो पढ़ा है। और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अलोंग है तो इजी है, बॉन्ड को देख सकते हो। ये सेम एटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। दोनों एक तरफ तो इसका मतलब सिन, और अगर दोनों अपोजिट तो इसका मतलब ट्रांस। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रांस न बोले बल्कि एंटी बोले। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एंटी, सिन एंटी। तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में। H और G एक तरफ सिन, H और G अपोजिट एंटी। कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग R, किस R के अलोंग देख रहे हो, इसके अलोंग एंटी, इसके अलोंग सिन। नाइट्रोजन में दोनों एक तरफ सिन अपोजिट एंटी, यही तो है। सोचिए आपके पास ये 5 मॉलिक्यूल हैं, बताइए क्या लिखा, बताओ क्या लिखा, सिन लिखा, एंटी लिखा, क्या लिखा। जल्दबाजी बच्चा क्या देखता है, इसे देखता है बोलता है सिन। लेकिन इसे नहीं देखना है मेरे दोस्त, यहाँ जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है इसे देखना है कि ये H और C अपोजिट, और जो H और C अपोजिट तो इसका मतलब ये क्या है, एंटी। क्या है, एंटी। तो बच्चा जल्दबाजी में इस मिथाइल को देखता है और सोचता है सिन है। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड से आया है तो इस H को और G को देखना है। H और G एक तरफ मतलब सिन, H और G अपोजिट मतलब एंटी। यहाँ ये अल्काइल एक दूसरे का अपोजिट, लोन पेयर एक दूसरे का अपोजिट, तो ये भी क्या हो गया, एंटी। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, इस मिथाइल को OH को देखता है एक तरफ तो सिन बोल देता है, लेकिन यहाँ H है तो इस H को और इस OH को देखना है और ये दोनों अपोजिट हैं तो इसका मतलब भी क्या है, एंटी। यहाँ H दिखा दिया, और जब दिखा दिया तो बच्चे के लिए आसान हो जाता है कि HNH2 एक तरफ है और HNH2 एक तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, सिन। तो जब दिखा दे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, छुपा दे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चा इन्हें देखने लगता है, H को भूल जाता है। याद रहेगा, ये एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, तो ये H और ये G अपोजिट, और जो H और G अपोजिट हैं तो इसका मतलब ये भी क्या है, एंटी।
तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट बनाइए। सिन एंटी नोमेनक्लेचर मेनली देखना आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में। ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा जब एल्डिहाइड एक कीटोन का रिएक्शन NH2G के साथ होगा। जी कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। NH2 का एक हाइड्रोजन हटकर किसी एटम ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर सकते हो। फिनिल हाइड्राजीन बोल सकते हो, 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन बोल सकते हो, सेमी कार्बाजीन हो सकता है। इनसे रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाते हैं, जिसका रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी H और G एक तरफ तो सिन, H और G अपोजिट मतलब एंटी। कीटोन से आया था किसके एलोंग सिन और किसके एलोंग एंटी स्पेसिफाई करना है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के कारण है तो दोनों ग्रुप एक तरफ सिन, अपोजिट मतलब एंटी। बना लोगे? बताइए, बना लोगे? गुड। चलिए तीसरा, इसको देखिए और इसको देखकर बताइए। आपके पास ये 16 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को लगाइए इजेड नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड। आपको बताना है कौन ई है कौन जेड है। सोचिए सोचिए, सोचकर बताइए। सोचिए और सोचकर बताइए, आराम से बताइए। सोचिए। इजेड का कॉन्फ्लिक्ट, इजेड नोमेनक्लेचर किस बात पे बेस्ड है? CIP रूल। ठीक है, CIP रूल। और CIP रूल के मेन कितने रूल हैं? 4। पहला रूल क्या कहता है कि डायरेक्टली अटैच एटम में, डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि कभी डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का, उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। और अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखते हुए हमें जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा सोचनी है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि अगर कभी इधर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, अगर कभी इधर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ दीजिए। और हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ने के बाद देखिए किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और चौथा, ओनली इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ओनली इन केस ऑफ आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है तो वहाँ एटॉमिक मास देखना है, और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यही तो है। अब इन्हीं CIP रूल के 4 रूल को दिमाग में बैठाते हुए प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। और प्रायोरिटीज डिसाइड करके देखना है कि 2 हाई प्रायोरिटी अगर एक तरफ है तो बोल देना है Z, और 2 हाई प्रायोरिटी अगर अपोजिट है तो उस केस में आपको बोल देना है E। ये तो बोलना है, ये तो करना है। सोचिए पहले CIP रूल सोचिए, और CIP रूल को दिमाग में बैठाते हुए फिर उसके बाद देखिए कि 2 हाई प्रायोरिटी एक तरफ Z और 2 हाई प्रायोरिटी अपोजिट मतलब E। बनाइए, सोचिए, आराम से सोचिए। इन 16 क्वेश्चन को ऑन पेपर लिखिए। लिखने के बाद क्वेश्चन लगाइए। बन गया? वीडियो को चाहें तो आप पॉज कर लें, पॉज करके क्वेश्चंस को लगा लें, और लगाने के बाद फिर वीडियो ऑन करके आंसर को मिला लें। सोचिए सोचिए। डिस्कस करें, बताइए, डिस्कस करें। सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए एनालाइज करते हैं। यहाँ पर FBr किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? Br, तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। Cl किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? I, तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। 2 हाई प्रायोरिटी एक तरफ, तो ये क्या बन गया? Z। ये तो लिखा होगा। तो CIP रूल का पहला रूल, इस रूल के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन कि कभी अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच एटम में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हो, रेस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच एटम अगर इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हो तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा।
जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा। यही तो होगा। इसी के ऊपर बेस्ड दूसरा भी क्वेश्चन है, सोचिए। यहाँ क्या लगा है, H, यहाँ क्या लगा है, CH3 नहीं, C। यहाँ क्या लगा है, H, यहाँ क्या लगा है, C। तो सोचिए C का एटॉमिक नंबर ज़्यादा या H का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, बताओ। C का एटॉमिक नंबर ज़्यादा या H का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ऑफ कोर्स C, क्योंकि 6 और यहाँ 1, तो यहाँ 6 यहाँ 1, ये ज़्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, E। ये तो करना है, तो यही तो करना है कि दो हाई प्रायोरिटी अगर अपोजिट हो जाएं तो आपको नाम देना है E, और दो हाई प्रायोरिटी अगर एक तरफ हो जाए तो नाम देना है Z। इसको सोचिए। अब दूसरा रूल कि कभी अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाएं तो उसके अगले वाले एटम को देखते हैं। डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम को देखते हैं, और अगले एटम को देखते हुए बताते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो ये PR क्या है, ये PR है प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल ग्रुप मतलब CH2 CH2 CH3, और ये इथाइल मतलब CH2 और यहाँ CH3। तो प्रोपाइल मतलब CH2 CH2 CH3, और इथाइल मतलब CH2 CH3। PH मतलब फिनाइल, और फिनाइल मतलब बेंजीन का हाइड्रोजन का हटना, और जब बेंजीन का हाइड्रोजन का हटना तो इसका मतलब ये बनना, और जब ये बनना तो यहाँ कार्बन से कार्बन का कनेक्शन, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन का कनेक्शन, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। ये CH2 कट गया, ये CH2 कट गया, यहाँ H है, यहाँ कार्बन है, कार्बन प्रायोरिटी ज़्यादा। दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, तो इसके बेसिस पे जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, E। तो फिर से बोल रहे हैं, दिमाग में बैठाइए। तो रूल 1 ये कहता है कि डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। दूसरा ये कहता है कि कभी डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखिए, अगला सेम हो जाए तो उसके अगले वाले का, वो सेम हो जाए उसके अगले वाले का, और जहाँ अंतर आपको दिखाई दे जाए उस पर्टिकुलर अंतर के बेसिस पे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। बस में आ गई। तो यहाँ पर CH2 सेम हो गया, CH2 सेम हो गया, तो अगला H अगला C, इसलिए इसको आपने ले लिया। यहाँ सोचिए H, यहाँ सोचिए PH मतलब फिनाइल मतलब कार्बन, तो ये कार्बन है या हाइड्रोजन है, ये हो गया ज़्यादा। और जब ये कार्बन क्लियर है कि दोनों बराबर हैं, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, तो H, लेकिन इसके आगे O, तो O जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, दैट मीन्स नाम क्या देना है, E। यही तो बनाओगे। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहले पॉइंट के डिफरेंस से भी क्वेश्चन बना सकता है, पहला पॉइंट सेम हो तो उसके अगले पॉइंट के डिफरेंस से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो डायरेक्टली अटैच में अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, तो क्वेश्चन यहाँ से लगाइए। डायरेक्टली अटैच एटम अगर सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को देखिए। यहाँ सोचिए क्या है, PH मतलब फिनाइल मतलब कार्बन, और ये आपका CONH2, और CONH2 मतलब ये हो गया आपका CO, ये हो गया NH2, मतलब कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कनेक्शन। इस कार्बन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कनेक्शन, और फिनाइल का मतलब कार्बन से कार्बन का कनेक्शन। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। यहाँ PH मतलब कार्बन की बात हो रही है, यहाँ SH मतलब सल्फर की बात हो रही है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम, तो इसकी हाई प्रायोरिटी। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, तो दैट मीन्स ये है क्या, E। यही तो बना। इसमें सोचिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन एटॉमिक नंबर ज़्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट है, तो इसका मतलब ये है क्या, E। यही तो बना। सोचिए यहाँ सोचिए, 7 से लेकर 12 इसके बारे में दिमाग लगाइए, 7 से 12 के क्वेश्चंस को लगाइए। CIP रूल, सारा खेल CIP रूल का है।
तो अंतर एक बार फिर समझिए, डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए, उसके अगले वाले एटम को देखना है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ लीजिए, और सिग्मा बॉन्ड में तोड़ने के बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। बस में आ गई। कभी एटॉमिक नंबर सेम हो जाए आइसोटोप्स के केस में, वहाँ एटॉमिक मास देख लीजिए, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। ठीक है। यहाँ सोचिए, यहाँ है कार्बन, ये भी है कार्बन, लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन है। तो CH2 कटने के बाद H है, लेकिन यहाँ C है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। यहाँ Cl है, यहाँ C है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, ये क्या बन गया? E। यही तो बना। यहाँ सोचिए, यहाँ सोच के बताइए ये क्या होगा? यहाँ I, यहाँ O, यहाँ I, यहाँ O, I प्रायोरिटी ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा। यहाँ H, यहाँ N एटॉमिक नंबर ज़्यादा। दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, तो कहानी क्या हो गई? Z। यही तो बनी। यहाँ सोचिए, फ्लोरीन है, कार्बन है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर ज़्यादा। यहाँ P है, फास्फोरस है, यहाँ ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर ज़्यादा। दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, कहानी क्या हो गई? E। यही तो बनी। यहाँ सोचिए, यहाँ H है, यहाँ C है, C ज़्यादा, H है, C है, C ज़्यादा। दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी क्या हो गई? Z। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन सोचिए, IBr, I जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, CH3H, C जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के पीछे, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के पीछे अपोजिट, और जो अपोजिट है तो कहानी क्या हो गई? E। ये तो क्या होगा? यहाँ सोचिए, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ क्या है? कार्बन और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, तो कार्बन एटॉमिक नंबर ज़्यादा। यहाँ CH2 से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आगे Cl है, इसके आगे Br जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। तो दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी क्या हो गई? Z। तो कभी कभी हो सकता है कि पहले से डिसाइड हो जाए, कभी पहले पे डिसाइड ना हो तो दूसरे पे देखा करिए, और दूसरे के बेसिस पे डिसीजन लिया करिए। बस में आ गई। चलिए इन चारों को लगाइए, और इन चारों को लगाकर अपने आंसर को बताइए। इन चारों को लगाइए, सोचिए EZ क्या होगा? सोचिए। सारा खेल CIP रूल का है, CIP रूल का है। CIP रूल अगर आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ गया, क्वेश्चन लगा लोगे। CIP रूल अगर आपके दिमाग में नहीं बैठा, मतलब फंस जाओगे। रूल क्या कहता है? डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। रूल 2 क्या कहता है? डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। रूल 3 क्या कहता है? कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, हाइपोथेटिकल सिग्मा में तोड़ना है। रूल 4 क्या कहता है? आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास देखना है। फिर दो सेम हाई प्रायोरिटी ग्रुप, सेम ना बोलें बल्कि दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक तरफ हैं तो Z बोल दें, और दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट है तो E बोल दें। सेम भी हो सकता था, डिफरेंट भी हो सकता था, मैटर नहीं करता है। हाई प्रायोरिटी देखना है, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, और दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ Z और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट मतलब E। बना लिया। यहाँ सोचिए, एक H है, एक C है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। एक H है, एक C है, इसकी प्रायोरिटी C की ज़्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट हैं, एक बाहर एक पीछे, अपोजिट हैं, तो दैट मीन्स कहानी क्या हो गई? E। ये तो बना। यहाँ सोचिए, H है, C देखना बेटा, CO नहीं, ठीक है। यहाँ H है, ये C है, C ज़्यादा हो गया, ये H है, ये C है, C ज़्यादा हो गया। तो यहीं से डिसाइड हो जा रहा है, कहानी में आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ H ये C ज़्यादा, HC C ज़्यादा, दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, कहानी क्या हो गई? E। यहाँ सोचिए, H है, C है, H है, C है, H एटॉमिक नंबर कम, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, H एटॉमिक नंबर कम, C एटॉमिक नंबर ज़्यादा, दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, कहानी क्या हो गई? Z।
ये तो बना। यहाँ सोचिए, एक H है, एक C है, C है एटॉमिक नंबर ज़्यादा, एक H है, एक C है, C है एटॉमिक नंबर ज़्यादा, दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ और दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, तो ये कहानी क्या हो गई, Z। बात में आ गई, सही तरीके से लगा लिया होगा। फ्यूचर में कभी EZ के कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आए, सिन एंटी के कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आए, सिस ट्रांस के कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आए, लगा लोगे। तो एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ, सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा जब A डबल बॉन्ड B है, A पे लगा हुआ दो AB जो है, B पे लगा हुआ जो AB है, इसमें C भी मान सकते हो, तो दो सेम रेस्ट्रिक्टेड एटम पे दो सेम अगर एटम है, ग्रुप ऑफ एटम एक तरफ है तो सिस और अपोजिट है तो ट्रांस। EZ में A और B में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ A और B में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ B भी हो सकता था, C भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मतलब इस पे लगा हुआ इन दोनों में हाई प्रायोरिटी, इस पे लगा हुआ इन दोनों में हाई प्रायोरिटी, और दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ है तो Z और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट है तो E। तो EZ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स के ऊपर बेस्ड है और सिस ट्रांस दो सेम एटम में ग्रुप एक तरफ या अपोजिट के ऊपर बेस्ड है। तो कभी भी दोनों को मिलाने की कोशिश मत करिएगा, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि Z का मतलब सिस होता है और E का मतलब ट्रांस होता है। मतलब Z सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, E सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। याद रहेगा। तो इन क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस, सिन एंटी, EZ प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, आपका सब्जेक्ट का डर पूरी तरह से दूर हो जाए। गुड लक, गुड डे।